नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में 140 सेक्शन देखने वाले हैं। इसमें बताया गया है कि प्रतिरक्षा जो धारा 138 के अधीन किसी अभियोजन में अनुज्ञात नहीं की जा सकती। इसके लिए आपको 138 सेक्शन का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो यदि आपने वो 138 वाला सेक्शन नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, आता है तो बहुत अच्छी बात है। मैंने इसका एक वीडियो बना कर रखा हुआ है, आप चाहें तो हमारे प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। तो पहली बात यहाँ पर बताई गई है, प्रतिरक्षा जो धारा 138 के अधीन किसी अभियोजन में अनुज्ञात नहीं की जा सकती। इसमें यह बात बताई गई है कि यदि कोई जो व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति लेखीवाल है जिसने चेक लिखा था, ठीक है, कोई लेखीवाल है जिसने चेक लिखा था, किसके लिए ऐसा चेक लिखा जाता है, क्यों कोई किसी को चेक देगा, तो इसका मतलब सीधा यही होता है कि किसी ऋण से मुक्ति के लिए या अन्य दायित्व के निर्वहन के लिए किसी व्यक्ति के द्वारा किसी को चेक दिया गया। पहले हम ये कहानी ही देख लेंगे। ए के द्वारा, फिर से देखते हैं कि ए के द्वारा क्या किया गया। ए के द्वारा बी को चेक दिया गया किसी ऋण से मुक्ति के लिए या अन्य दायित्व से निर्वहन के लिए, ठीक है। अब जब चेक दिया तो चेक क्या हो गया, अनादरण हो गया। अब चेक अनादरण हो जाता है तो 138 का जो बी है, 138 का बी पॉइंट है, वो ये बताता है, थर्ड क्लॉज में जो सबसे लास्ट वाला क्लॉज है उसमें ए बी सी पॉइंट बताए गए हैं, तो उसका बी पॉइंट जो है वो ये बताता है कि जैसे ही अनादरण हो जाता है चेक का, चेक को जो ऊपर वाला होता है, मतलब जो बैंक वाला है, वो क्या कह देता है कि आपका जो चेक है वो अनादरण हो गया है। किस कारण हो गया है कि आपको जिसके द्वारा चेक दिया गया था, मतलब ए के द्वारा जो चेक दिया गया था, ए के अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस नहीं है कि आपको उससे पैसे मिल सके, या ए ने क्या किया था, किसी को विनिमय पत्र की दशा में क्या है, किसी को प्रतिगृहित करना था, ठीक है, तो वो प्रतिगृहित नहीं करता है, तो जिस वजह से क्या हो जाता है, बी का जो चेक है वो अनादरण हो जाता है। अब चेक अनादरण होने के बाद जो 138 का बी पॉइंट है कि जैसे ही चेक अनादरण हो जाता है तो बी, जिसे ऐसा चेक मिलने वाला था, धारक क्या करेगा कि ऐसे अनादरण की सूचना सी के तहत 30 दिन के अंदर, 138 का बी कहता है कि ऐसे अनादरण की सूचना धारक 30 दिन के अंतर्गत लेखीवाल को देगा, मतलब ए को देगा, जिसके द्वारा ऐसा चेक दिया गया था। ये 138 का बी पॉइंट बताता है लास्ट वाले क्लॉज का। अब उसमें एक और बात बताई गई है कि जी बी में ये बताया गया है, और सी कहता है कि सी बताता है, बी में ये बताया गया है कि जैसे ही अनादरण हो जाता है तो अनादरण के 30 दिन के अंदर जो धारक है वो सूचना देगा किसको, लेखीवाल को, कि तुमने जो चेक दिया था वो अनादरण हो गया है। अब जैसे ही सूचना दे दी जाती है 30 दिन के अंदर, बी में बताया गया है कि 30 दिन के अंतर्गत लेखीवाल को सूचना दी जाएगी। अब सूचना प्राप्ति के, तो सी बताता है कि सूचना प्राप्ति के 15 दिन के अंदर है जो ए है उसके पास ऐसा राइट है, तब तक का उसके पास उपचार है कि वो क्या कर दे कि 15 दिन के अंदर या तो वह कैसे भी करके जो चेक जिसे दिया गया था उसका अनादरण हो गया है उसकी चुकती कर दे पैसे की। अगर वो 15 दिन के अंदर भी उसकी चुकती नहीं करता तो अब जो बी है, धारक है, उसे वाद लाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो इसमें यही बताया गया है कि जो धारा 138 है, 138 में यदि किसी चेक को अनादरण किया जाता है असंदाय या अप्रतिग्रहण के द्वारा, 138 में असंदाय या अप्रतिग्रहण के द्वारा ही जो चेक है वो क्या हो जाता है, अनादरण हो जाता है। 138 को मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, उसमें अनादरण कब होता है, प्रतिगृहित किससे करना होता है, वो सारी चीज़ें उसी में बताई गई हैं। तो कृपया करके आप उसे ही देखिएगा, तब आपको यहाँ की बातें समझ में आएंगी, अन्यथा ये समझ में नहीं आने वाला। तो इसमें यही बात बताई गई है कि जो 138 है, 138 में यदि किसी चेक का अनादरण हो गया है असंदाय के द्वारा या अप्रतिग्रहण के द्वारा, वहाँ पर 2 कंडीशन में ऐसा अप्रतिग्रहण होता है। तो जब सूचना दे दी जाती है बी पॉइंट के तहत, 138 में जो लास्ट पॉइंट है उसका जो बी पॉइंट है वो बताता है कि 30 दिन के अंतर्गत ऐसे लेखीवाल को सूचना दी जाएगी, लेखीवाल को सूचना दी जाएगी कि आपका जो चेक है वो अनादरण हो गया है और मुझे मेरे पैसे दिए जाएं। अब जो लेखीवाल है उससे 15 दिन के अंतर्गत ऐसा एक्शन लेना होगा। तो ये सी पॉइंट बताता है, यहाँ पर सी की बात की गई है कि 138 के अधीन किसी अपराध का, तो 138 के सी के अधीन, ठीक है। तो इसमें यही है कि वो सी है जो 138 सी, वो बताता है कि 15 दिन के अंदर ही जैसे ही सूचना प्राप्त होती है लेखीवाल को, 15 दिन में वो उस धारक का जो पैसा है चुकती कर दे। अगर ऐसा पैसा चुकती नहीं करता है तो धारक के पास ये अधिकार हो जाता है कि वह
वाद हेतुक ला सकता है। तो वाद हेतु जब वो उत्पन्न हो जाता है, अब मतलब धारक के पास ये अधिकार है कि वो वाद ला सकता है न्यायालय में, और उसे क्या, वो पैसा वसूल सकता है कोर्ट के द्वारा। तो इसमें यही बताया गया है 140 में ये बात की गई है कि यदि किसी 138 के अधीन यदि किसी चेक को अनादरण किया गया है, तो जो लेखीवाल है वो ये बचाव नहीं ले सकता कि मुझे तो पता ही नहीं थी, मुझे ऐसी जानकारी नहीं मिली थी कि जो चेक है वो अनादरण हो गया है, और अनादरण असंदा या अप्रतिग्रहण के द्वारा हो गया है। फिर से देखते हैं 138 में बताया गया है, जो 138 सेक्शन है वो ये बताती है कि यदि कोई चेक अनादरण होता है तो कितने दो कारणों से होता है, या तो अप्रतिग्रहण के द्वारा या असंदाय के द्वारा। इन दो कारणों से यदि कोई चेक अनादरण होता है तो जैसे ही धारक को पता होता है, तो धारक को पता होने के टाइम से 30 दिन के अंतर्गत ऐसी सूचना लेखीवाल को देनी होगी, और जैसे ही लेखीवाल को पता होता है तो 15 दिन के अंतर्गत उसे ऐसा जो संदाय है वो करना होगा। अगर वो ऐसा पैसा वगैरह नहीं देता है तो वाद लाने का अधिकार यहाँ पर धारक को हो जाता है। तो उसी के आगे ये 140 बात करता है कि जैसे ही वाद लाने का अधिकार उत्पन्न हो गया और वाद लाता है धारक, तो 138 में जो आधार बताए गए हैं कि असंदाय या अप्रतिग्रहण के द्वारा ऐसा चेक अनादरण हुआ है, तो लेखीवाल को, जिसने चेक लिखा हुआ था, उसको ये बचाव नहीं करने दिया जाएगा कि मुझे तो ऐसा कोई सूचना नहीं मिली थी कि मेरे द्वारा दिया चेक वो अनादरण हो गया है। मतलब यहाँ पर जो धारक है उसके पक्ष में बात की गई है, और लेखीवाल का यहाँ पर कोई अधिकार नहीं बताया गया है, और एक तरीके से उसकी प्रतिरक्षा काट दी गई है कि यदि जो प्रतिरक्षा, अगर वो लेखीवाल मंगाता है कि मुझे 138 के अधीन यदि कोई जो चेक है वो अनादरण हो गई है और मुझे उसकी सूचना नहीं मिली है, तो ये कि मुझे उसकी सूचना नहीं मिली है, इसका उसे बचाव नहीं मिलेगा। 140 यही बात करता है। अब 141 में पहुंचते हैं, तो 141 कहता है कंपनियों द्वारा अपराध। यदि धारा 138 के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कंपनी है, इसको हम बहुत कम शब्दों में देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यदि कोई अपराध है जो 138 के अंतर्गत किया जाता है, अब ऐसा अपराध मतलब यदि जो चेक है उसका क्या है, अनादरण हो गया है, क्यों हो गया है, असंदाय के द्वारा या अप्रतिग्रहण के द्वारा, तो ऐसा जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, जो चेक है वो कंपनी के द्वारा दिया गया था। तो अगर ऐसा अनादरण होता है, वाद लाने का अधिकार उत्पन्न हो जाता है, तो यहाँ पर चार्ज किसके ऊपर होगा, अपराधी कौन समझा जाएगा। अगर कंपनी द्वारा ऐसा अपराध होता है तो वहाँ पर ये माना जाएगा, साधारणतः तो हम लोग भी यही मानते हैं कि यदि कोई अपराध कंपनी के द्वारा किया जाता है तो वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भार साधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, साथ ही वह कंपनी भी ऐसे अपराध के लिए दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे। इसमें यह बताया है कि यदि कंपनी द्वारा कंपनी के नाम से ऐसा कोई चेक दिया जाता है और वो अनादरित हो जाता है, तो कंपनी भी यहाँ पर पक्षकार बन सकती है, और उसका जो भी व्यक्ति कार्यभार संभाल रहा था, जो भी प्रधान है वहाँ का, जो भी कंपनी का प्रधान है, भार साधक है, ठीक है, जो भी प्रभारी है, तो उसे क्या समझा जाएगा, वो ऐसे अपराध के लिए दोषी होगा और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। फिर से देखते हैं 141 ये कहता है कि यदि कोई कंपनी के द्वारा अनादरण किया जाता है चेक का, 138 में चेक अनादरण करने के प्रकार बताए गए हैं कि मतलब अगर 138 के अधीन किसी चेक का अनादरण किया जाता है, कंपनी के द्वारा किया जाता है, तो क्या होगा, यदि कंपनी के द्वारा किया जाता है तो उस टाइम जो भी उस कारोबार को संचालित कर रहा था, जो भी प्रभारी था, तो वह मालिक ही उसके लिए लायबल होगा। ठीक है, ऐसे दायित्व के अधीन होगा, उसे ही दोषी समझा जाएगा और माना जाएगा कि उस व्यक्ति द्वारा ही ऐसा अपराध किया गया है। इसमें एक बात बताई गई है, इसका परंतुक है, यदि मालिक ये साबित कर देता है कि जो अपराध हुआ है उसमें उसका कोई हाथ नहीं और उसे तो पता भी नहीं था कि ऐसा कोई अपराध हो रहा है, तो उसे बचाव मिल सकता है। फिर से देखते हैं, इसमें ये बताया गया है कि परंतु इस धारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था अथवा उसके ऐसे अपराध के निवारण के लिए सब सम्यक तत्परता बरती थी। यहाँ पर दो बात बताई गई हैं। पहली में फर्स्ट क्लॉज में तो ये बता दिया है कि यदि कोई अपराध कंपनी के द्वारा जो चेक है वो दिया जाता है और वो अनादरित हो जाता है, तो उसके लिए दोषी कौन होगा, वहाँ कंपनी का मालिक होगा, प्रभारी होगा, जो कोई उसको संचालित कर रहा था, वो लोग होंगे। ठीक है, कंपनी को इसमें क्या पक्षकार बनाया जा सकता है। ठीक है,
अब इसमें जो परंतु है वो ये बताता है कि यदि किसी मालिक को पता ही नहीं था, ऐसे प्रभारी को पता ही नहीं था, जानकारी ही नहीं थी, वो बता देता है, यदि इस धारा की कोई बात दंड का भागी नहीं बनाएगी, मतलब इन स्वामियों के ऊपर जो है उनको दंडित नहीं किया जाएगा यदि वो ये साबित कर देते हैं कि अपराध उनकी जानकारी के बिना, मतलब उन्हें पता ही नहीं था और ऐसा अपराध हो गया, ये साबित कर दें। दूसरी बात वो ये बता दें कि उस अपराध को निवारण करने के लिए, मतलब जो अपराध हुआ है अनादरण वाला, इस अपराध के निवारण के लिए उनमें भरसक जहाँ तक प्रयास हुआ था वो सारा प्रयास किया और फिर भी वह प्रयास करने के बाद भी वह उसे रोक नहीं पाया और अपराध हो गया। अगर वो ये बता देते हैं, मतलब वो क्या थे, सद्भाव में थे। सद्भाव में थे तो क्या है कि उन्हें ना ही जानकारी थी कि ऐसा कोई अपराध किया जा रहा है और ना ही क्या अपराध, यदि कोई अपराध उन्हें पता भी था थोड़ी बहुत, या अपराध का निवारण करने के लिए उन्हें ऐसे अपराध के निवारण करने के लिए सम्यक तत्परता बरती थी, मतलब हर वो काम किया था कि जिससे अपराध ना हो सके, तो उसे ऐसे व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाया जाएगा। अब इसमें एक और जो परंतु है, वो दूसरा परंतु ये बात करता है, यदि केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन वित्त निगम के कोई पद धारण करना या नियोजन में रहने के कारण किसी कंपनी के निदेशक के रूप में नामांकित किया गया है, वहाँ इस अध्याय के अधीन अभियोजित को भागी नहीं होगा। इसका जो दूसरा परंतु है वो ये बात करता है कि यदि केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कोई व्यक्ति है, ठीक है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व के अधीन कोई वित्त निगम में कोई पद धारण किए हुए है कोई व्यक्ति, तो वहाँ का जो निदेशक है, जो डायरेक्टर है, ठीक है, अब वो उसका क्या हो जाएगा, कंपनी का अगर उसे मालिक बना दिया गया है तो ऐसी सिचुएशन में इस निदेशक को दोषी नहीं माना जाएगा। ठीक है, यदि कोई केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व के अधीन, मतलब केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व के अधीन कोई व्यक्ति है जिसे क्या पद धारण दिया गया, पद दिया गया है वित्त निगम में कोई पद धारण करने का, नियोजन में रहने का कारण, मतलब वो वित्त निगम के पद धारण कर रहा था या नियोजन में रह रहा था, इस कारण से उसे क्या किया गया है, उस कंपनी का कोई डायरेक्टर बना दिया गया है, तो सिर्फ इस वजह से ही उसे दोषी नहीं मान लिया जाएगा कि जो अपराध हुआ है तो वो निदेशक द्वारा हुआ है। ठीक है, इनको ये क्या है, संरक्षण प्रदान किया गया। अब जो सब क्लॉज 2 है वो ये देखते हैं। क्लॉज 2 है वो ये बताता है, उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है, उस अपराध का किया जाना उसकी किसी अपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहाँ ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा। फर्स्ट क्लॉज में हमने देखा था कि यदि कोई फर्स्ट क्लॉज क्या बता रहा था, फर्स्ट क्लॉज में ये बताया था कि यदि कोई अपराध होता है किसी कंपनी के द्वारा तो क्या उसका जो प्रबंधक होता है, जो भारसाधक होता है, उसको ही क्या माना जाएगा, दोषी माना जाएगा। इसका परंतु हमने देखा था कि यदि कोई जो प्रबंधक है उसे पता ही नहीं था, वो ये साबित कर देता है कि मुझे ना तो जानकारी थी और उस अपराध के निवारण के लिए मैंने भरसक प्रयास किए थे, तो भी उस व्यक्ति को मतलब दोषी नहीं माना जाएगा, इसका परंतु बताता है। इसी के साथ हमें ये सेकंड पढ़ना है, ये बताता है कि यदि ऐसा जो प्रबंधक था, सचिव था, अन्य प्रभारी की सहमति या मौनानुकूलता से, मतलब इन लोगों की उपधारा 1 में कोई भी बात हो, उसमें लिखे हुए भी कोई भी बात के होते हुए भी यदि यह साबित हो जाता है कि अपराध कंपनी के किसी निदेशक, साबित क्या हो जाता है कि अपराध किसी कंपनी के निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया था, मतलब जो अपराध है वो कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति, या तो इन लोगों ने क्या किया था, सहमति दी थी, या ये चुपचाप देख रहे थे, कार्य हो रहा था और इन्हें पता था कि ये अपराध हो रहा है। ठीक है, चुपचाप होते हुए इन्हें देखा था, तो क्या ये लोग भी दोषी समझे जाएंगे, इसमें यही बात बताई गई है। ठीक है, अब फिर से देख लेते हैं, इसमें स्पष्टीकरण बाद में देखेंगे। ठीक है, इसको 141 को फिर से देखते हैं कि यदि कोई अपराध है जो धारा 138 के अधीन किया जाता है, तो यदि कोई ऐसा अपराध किया जाता है तो उसके लिए जो उस कंपनी का भारसाधक है उसे ही जिम्मेदार समझा जाएगा। इसका परंतु बताता है कि यदि कोई भारसाधक बता देता है कि मुझे ऐसे अपराध की जानकारी नहीं थी या उस अपराध के निवारण के लिए मैंने भरसक प्रयास किया था, तो उस व्यक्ति को ऐसे
अपराध का दोषी नहीं बनाया जाएगा। इसके साथ ही हम ये सेकंड पढ़ेंगे। ये क्या बताता है कि यदि कोई व्यक्ति है जो अन्य प्रभारी है, इसमें ये बताया गया है कि यदि कोई जो अपराध है वो किसके द्वारा किया जाता है, किसी कंपनी के निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौलिकता से किया जाता है। मतलब ये चुपचाप थे और कार्य हो रहा था, फिर भी इन लोगों ने क्या है, कुछ नहीं कहा। ठीक है, तो ऐसे में इन लोगों को दोषी समझा जाएगा। ठीक है, इनके सहमति से हो रहा था या इनकी चुप्पी से कार्य हो रहा था, इन्हें पता था, तो ये लोग दोषी समझे जाएंगे। ठीक है, और इसका जो दूसरा परंतु है वो ये बात करता है कि यदि जो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, ठीक है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व के अधीन किसी व्यक्ति को क्या दिया गया है, किसी वित्त निगम में कोई पद धारण करने या नियोजन में रहने का कारण। मतलब वो क्या थे, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व के अधीन कोई व्यक्ति वित्त निगम में कोई पद धारण करे हुए थे या नियोजन में करने के कारण उसे कंपनी का निदेशक बना गया था। तो सिर्फ इसी वजह से कि वो कंपनी का निदेशक बन गया है तो उसे इस अपराध के लिए दोषी नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब इसका जो सेकंड हमने देख ही लिया है कि यदि ये लोग मौनानुकूलता से या सहमति से कार्य होता है तो ये लोग भी अपराधी समझे जाएंगे। धारा 1 में कुछ भी लिखा हो। अब इसका स्पष्टीकरण देखते हैं कि इस धारा के प्रयोजन के लिए कंपनी से कोई निगमित, अब इसमें ये बताया गया है कि इस धारा के प्रयोजन के लिए कंपनी के अंतर्गत क्या क्या आएगा, कंपनी से क्या समझा जाएगा। तो कंपनी से कोई निगमित निकाय, कंपनी से क्या समझा जाएगा, कोई निगमित निकाय और उसके अंतर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगम है। क्या क्या है कंपनी में, कोई निगमित निकाय है, कोई फर्म है या अन्य संगम है। ठीक है, 3 बातें यहाँ बताई हैं। और दूसरा जो स्पष्टीकरण है वो ये बताता है किसी फर्म के संबंध में, यदि कोई फर्म सोचना है कि फर्म क्या है तो फर्म के संबंध में क्या लगाया जाएगा स्पष्टीकरण में कि निदेशक से उस फर्म का कोई भागीदार अभिप्रेत है। यदि कोई फर्म है तो फर्म में उसके भागीदार को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है, अब इसके आगे हम सेक्शन देखते हैं तो क्या बताया गया है। अगला सेक्शन हमारा यहाँ पर 142 बताया हुआ है। 142 क्या कहता है कि अपराधों का संज्ञान। अब इसमें पहला जो बताया गया है फर्स्ट क्लॉज है वो ये बात करता है कि दंड प्रक्रिया संहिता में कुछ भी लिखा हो उस बात के होते हुए, मतलब दंड प्रक्रिया संहिता इसके ऊपर प्रभावित नहीं होगी। पहली बात तो ये कि ये वाला जो 142 सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि पहला जो क्लॉज है वो ये बात करता है कि सीआरपीसी में कुछ भी लिखा है उसके होते हुए भी अपराध का संज्ञान कैसे किया जाएगा, वो यहाँ पर जो बताया गया है इन्हीं कंडीशन को फॉलो किया जाएगा। तो पहला जो ए है वो ये बताता है कि यदि किसी 138 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान। अब जो 138 है उसमें जो अपराध किया गया है उसमें असंदा या अप्रतिग्रहण के द्वारा क्या हो रहा था, जो चेक है वो बाउंस हो रहा था, अनादरित हो रही थी। तो यदि एक टाइम दिया जाता है मालिक को और अगर जैसे 30 दिन के अंतर्गत जो धारक है, धारक क्या करता है 30 दिन के अंतर्गत जाता है लेखीवाल के पास कि भैया 30 दिन के अंतर्गत आ गया और तुमने जो चेक दिया था वो अनादरित हो गई है, फिर भी जो लेखीवाल को सूचना प्राप्त हो गई 15 दिन के अंतर्गत कुछ भी नहीं करता, ये 138 में ही सारी बातें लिखी हुई हैं, फिर भी कुछ नहीं करता तो क्या होगा, तो फिर वो अपराध वाद हेतु को उत्पन्न हो जाता है। तो जैसे ही वाद हेतु को उत्पन्न हो जाता है तो संज्ञान कौन लेगा उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो सीआरपीसी में कुछ भी लिखा हो उस बात के होते हुए भी फर्स्ट क्लॉज बताता है कि धारक के लिखित परिवाद पर होगा। अब जो संज्ञान है वो कैसे लिया जाएगा, जिसको देखो कोई भी न्यायालय 138 के दिन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान, यदि 138 में कोई दंडनीय अपराध है तो उसका संज्ञान चेक के पाने वाले या धारक द्वारा सम्यक अनुक्रम में दिए गए लिखित परिवाद पर ही होगा। यदि जो 138 में अपराध किया गया है 138 के अपराध के लिए जो परिवाद है, जो संज्ञान है वो लेना है तो कैसे लेना होगा, उसको संज्ञान लेने के लिए सिर्फ मात्र एक उपाय है कि जो धारक है या पाने वाला है वो क्या करेगा, लिखित परिवाद पर ही होगा। अगर कोई लिखित परिवाद देता है, जो धारक है वो लिखित परिवाद देता है तभी अपराध का संज्ञान लिया जाएगा, इसमें ये बात बता दी है। अब जो दूसरा पॉइंट है वो ये बताता है कि ऐसा परिवाद उस तारीख से 1 मास के भीतर किया जाएगा जिसको 138 के गा के अधीन वाद हेतु उत्पन्न हो गया है। अब जो 138 का गा है वो ये बताता है कि जैसे ही 15 दिन बीत जाते हैं, 138 का जो बी है वो ये बताता है कि जैसे ही धारक को पता चलता है
कि उसका जो चेक है वो अनादरण हो गया है, तो 30 दिन के अंतर्गत वो सूचना देगा किसको, लेखीवाल को। सूचना देने के 15 दिन के बाद अगर लेखीवाल कुछ नहीं करता है तो बाध हेतु उत्पन्न हो जाता है। तो 138 के अधीन गा के अधीन यदि कोई बाध हेतु उत्पन्न हो गया है तो 1 माह के अंतर्गत ऐसा बाध हेतु, जैसे ही 15 दिन बीत जाते हैं, मतलब जैसे ही लेखीवाल को पता चला तो उसको पता चलने के 15 दिन बीत जाते हैं, 138 गा के अधीन 15 दिन बीत जाने के बाद ही बाध हेतु उत्पन्न हो जाता है। तो वाद हेतु जैसे ही उत्पन्न होता है तो ठीक है, ऐसा परिवाद उस तारीख से 1 मास, जैसे ही वाद हेतु उत्पन्न हो जाता है तो उसके 1 मास के अंतर्गत ऐसा जो संज्ञान है वो लिया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट हमारे यहाँ पर बताता है कि परंतु न्यायालय द्वारा किसी परिवाद का संज्ञान विहित अवधि के पश्चात लिया जा सकेगा। परिवाद न्यायालय द्वारा यह समाधान कर देता है कि उसके पास ऐसी अवधि के भीतर परिवाद नहीं करने का पर्याप्त कारण था। यदि कोई बता देता है, इसमें तो बता दिया गया है, जैसे बी वाला पॉइंट है उसमें ये बताया है कि 138 की गा में जो टाइम बताया है वो टाइम पीरियड खत्म हो जाता है तो वाद हेतु उत्पन्न हो जाता है। जैसे ही वाद हेतु उत्पन्न हो जाता है, वाद हेतु के उत्पन्न होने के 1 मास के अंतर्गत ही जो धारक है वो ऐसा परिवाद करे, तभी जो न्यायालय है वो कुछ कार्य करेगा। ठीक है, तो 1 मास के अंतर्गत ही वह क्या लेगा, संज्ञान लेगा न्यायालय। अब जो संज्ञान है वो 1 मास के अंतर्गत लिया जाना, ये सेकंड में बता दिया है। परंतु ये बात करता है कि यदि जो धारक है उसके पास कोई पर्याप्त कारण है, न्यायालय का समाधान करा देता है कि वह न्यायालय में संज्ञान क्यों, परिवाद क्यों नहीं कर पाया, कोई उचित कारण था जिस वजह से वो परिवाद नहीं कर पाया, तो न्यायालय का समाधान हो जाता है तो 1 माह बीतने के बाद भी वह संज्ञान ले सकता है। अब जो सी पॉइंट है वो ये बताता है कि जो संज्ञान है वो कौन लेगा, तो महानगर मजिस्ट्रेट और प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई न्यायालय 138 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई न्यायालय, मतलब जो इससे अवर का कोई न्यायालय होगा, महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट से अवर श्रेणी का कोई भी न्यायालय 138 के अधीन का कोई जो 138 के अधीन का कोई जो है विचारण नहीं करेगा। तो विचारण करने की शक्ति किसी है, मजिस्ट्रेट को है, महानगर मजिस्ट्रेट को है, या न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई न्यायालय ना हो तो ही वो क्या कर सकता है, विचारण कर सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया है कि 138 के अधीन दंडनीय अपराध की जांच और उसका विचारण केवल ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर। पहले हम इन्हें फर्स्ट आगे देखते हैं। ये सेकंड क्लॉज क्या बताता है कि 138 के अधीन दंडनीय अपराध की जांच और उसका विचारण केवल ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर। ठीक है, धारक या, अब यहाँ पर ये बताया गया है, इसमें सिर्फ इतनी बात रखना है कि 138 का जो अपराध हुआ है उसके लिए जो विचारण है, तो विचारण कब तक किया जाएगा, तो 138 के अधीन जो दंडनीय अपराध है उसकी जांच या उसका विचारण करना है तो स्थानीय अधिकारिता के अंदर, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर किसका खाता है, सम्यक अनुक्रम धारक, मतलब पाने वाले या धारक का खाता है, सम्यक अनुक्रम में पाने वाला या धारक खाता बनाए रखता है। मतलब जहाँ पर धारक का खाता है वहाँ पर भी ऐसा परिवाद किया जा सकता है और जहाँ पर लेखीवाल का खाता है वहाँ पर भी ऐसा परिवाद किया जा सकता है। ए में बताता है कि ऐसा जो विचारण वगैरह है, ऐसी जांच और विचारण 138 के अधीन जो दंडनीय है उसकी जांच या विचारण करना है। ठीक है, तो न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर। तो कहाँ पर किया जाएगा, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर धारक का खाता है या किसका खाता है, लेखीवाल का खाता है। फिर से पढ़ लेते हैं। धारा 138 के अधीन दंडनीय अपराध की जांच और उसका विचारण केवल ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर। यदि चेक किसी खाते के माध्यम से संग्रहण के लिए परिदत्त किया गया है तो बैंक की शाखा जहां पर यथास्थिति सम्यक अनुक्रम में पाने वाला धारक खाता बनाए रखता है या स्थित है। यदि चेक सम्यक अनुक्रम में पाने वाले धारक द्वारा संदाय के लिए खाते के माध्यम से अन्यथा प्रस्तुत किया गया है, ऊपर वाल की बैंक की शाखा जहां पर लेखीवाल खाता बनाए रखता है स्थित है। इसमें यही बात की गई है कि यदि किसी 138 के अधीन जो दंडनीय अपराध है उसकी जांच विचारण करना है तो उसका जो जांच विचारण होगा उसका स्थान बताता है। तो ए में बताया है जहां धारक का खाता है, जो सम्यक अनुक्रम धारक है उसका खाता है, तो वहां भी ऐसा जांच विचारण हो सकता है। और बी बताया है जहां पर लेखीवाल का खाता है वहां पर भी ऐसा विचारण हो सकता है।
स्पष्टीकरण ये बताता है, इसको ऐसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ए ने बी को चेक दिया था, ठीक है, तो बी क्या है, वो क्या करता है कि बी जैसे बी रह रहा था किसी एक शहर में, ठीक है, जैसे आगरा में रह रहा था बी, ठीक है। अब आगरा में रह रहा था तो इसका जो मेन ब्रांच है वो कहाँ था, जो अकाउंट है उसका मेन ब्रांच कहाँ था, आगरा में था। परंतु ये क्या करता है कि ये मुंबई जाता है, ठीक है, मुंबई जाता है तो इसके द्वारा जो चेक दिया गया था एसबीआई में इसका खाता था, ठीक है, एसबीआई में। फिर से देखते हैं, ए के द्वारा बी को चेक दिया गया, ठीक है। अब जो चेक दिया गया वो आगरा में ये रह रहा था बी आगरा में रह रहा था और बी कहाँ गया, मुंबई गया। उसको जो चेक मिली वो मुंबई लेके गया और मुंबई में उसने क्या किया, उसको जब उससे पैसे लेने थे तो उसे तो पैसे मिले ही नहीं क्योंकि चेक अनादरण हो गया। अब जो मुंबई गया तो मुंबई में ही वो चेक को अनादरण हो गया तो चेक जमा कर दिया, ठीक है। तो ये माना जाएगा कि उसने आगरा में ही ऐसे चेक को जमा कर दिया है। फिर से देखते हैं कि जो चेक मिलता है जिस व्यक्ति को, वो किसी अन्य स्थान पर जहाँ पर उसका खाता खुला हुआ था उसके अन्य स्थान पर जाकर उस चेक से पैसे प्राप्त करने की कोशिश करता है, नहीं होते हैं तो फिर क्या होता है, चेक अनादृत हो जाता है। और जैसे ही चेक अनादरण हो गया है तो क्या होगा, तो फिर वो जो अनादर हो गया है तो अब तो उसे पैसे नहीं मिलेंगे, तो वो क्या, जहाँ पर वह है, जैसे मुंबई गया था तो मुंबई में ही उस जो चेक है वो क्या कर देगा, जमा कर देगा। अब मुंबई में जो चेक है वो जमा कर दिया गया है तो माना जाएगा कि उसने आगरा में ही ऐसे चेक को जमा कर दिया है जहाँ उसका मेन ब्रांच था। अब इसका एक परंतु इसमें एक तरीके से ये है कि परंतु ये नहीं होगा कि जहाँ धारक खाता वहीं बच जाएगा, अगर किसी अन्य शाखा में चेक दिया तो माना जाएगा वहीं। परंतु ये बताता है कि अब जैसे उसने मुंबई गया था तो वहाँ पर चेक को उसने जमा तो कर दिया परंतु उसे ये अधिकार नहीं है कि वो आगरा, अब जैसे ए का खाता कहाँ खुला हुआ था, मथुरा में खुला हुआ था, ठीक है, ए का खाता मथुरा में खुला हुआ था और बी का जो खाता है वो आगरा में खुला हुआ था। तो ये जो परिवाद है वो कहाँ कर सकता था, मथुरा में कर सकता था या आगरा में कर सकता है, ठीक है, जहाँ धारक का जो ब्रांच है या फिर किसकी है, जो लेखी वाले उसकी ब्रांच है, तो वहाँ पर वो परिवाद कर सकता था। परंतु अन्य जगह पर गया है तो वहाँ पर चेक यदि जमा हो गया है अनादरण की वजह से तो माना जाएगा कि उसने मेन ब्रांच में ही ऐसा जो चेक है वो जमा किया है। परंतु इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसे वाद लाने का अधिकार भी ऐसी अन्य जगह मिल गया है। मतलब यदि उसे वाद लाना होगा तो उसे आगरा में ही या मथुरा में ही लाना होगा, मुंबई में वो ऐसा वाद नहीं ला सकता। फिर से देखते हैं 142 कहता है कि अपराधों का जो संज्ञान है वो कैसे लिया जाएगा, कौन लेगा, इस सब के बारे में बात बताई गई। तो पहला बात ये बताई गई है, जो फर्स्ट क्लॉज है वो ये बताता है कि सीआरपीसी में कुछ भी लिखा है उसके होते हुए भी हमें इन बातों को ध्यान रखना है। ये बताता है कि यदि किसी अपराध का जो 138 में अपराध किया गया है तो उसका जो संज्ञान लेना है, तो संज्ञान लेने का एकमात्र उपाय है कि धारक के लिखित परिवाद पर ही ऐसा संज्ञान जो धारक द्वारा सम्यक अनुक्रम में लिखित परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं। यदि कोई ऐसा परिवाद होगा, संज्ञान लेना है 138 के मामले में, तो कैसे लिया जाएगा, लिखित परिवाद पर, धारक के लिखित परिवाद पर ही ऐसा संज्ञान लिया जाएगा, अन्यथा नहीं लिया जाएगा। इसमें सीधे मना किया है। अब इसमें यह बताया है कि जैसे ही वाद हेतु उत्पन्न हो जाता है, 138 गा के तहत वाद हेतु उत्पन्न हो जाता है, अब वाद लाने का अधिकार हो जाता है तो 1 माह के अंतर्गत उसे ऐसा परिवाद करना होगा, ठीक है। अब यदि वह 1 माह के अंतर्गत परिवाद नहीं कर पाया तो न्यायालय का यदि समाधान कर देता है कि मैं किसी पर्याप्त कारण की वजह से परिवाद नहीं कर पाया न्यायालय में, तो न्यायालय का समाधान हो जाने पर 1 माह के बाद भी ऐसे जो अपराध है उसका 138 में जो अपराध किया गया है उसका परिवाद किया जा सकता है और उसका संज्ञान न्यायालय का समाधान हो जाने पर न्यायालय उसका संज्ञान ले सकता है यदि न्यायालय का समाधान हो जाता है। अब इसका जो सी पॉइंट है वो ये बताता है कि अब जो संज्ञान है वो कौन लेगा। तो इसमें बताया गया है कि महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, मतलब सीजेएम नहीं, सीजे फर्स्ट क्लास, तो महानगर मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और सीजे जो फर्स्ट क्लास है उससे अवर श्रेणी का कोई भी न्यायालय, मतलब ये इनसे ऊपर की श्रेणी का ही न्यायालय क्या करेगा, 138 के अधीन का जो अपराध है उसका विचारण करेगा, अवर श्रेणी का कोई नहीं करेगा। महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के ही करेंगे, इससे अवर श्रेणी का कोई नहीं करेगा,
ठीक है, अगर इनको विचारण करना है। ठीक है, 138 के मामले में। अब जो सेकंड पॉइंट है वो ये बताता है कि 138 में जो अधीन जो दंड, हाँ, जो दंड जांच करनी है। ठीक है, 138 में जो दंड अपराध बताया गया है, जो अपराध बताया गया है उसमें जांच करना है। ठीक है, तो जांच कहाँ पर की जाएगी, जांच विचारण करना है तो ये बताता है कि जहाँ पर धारक का खाता होता है तो वहाँ पर जांच की जाएगी, और जो बी बताता है वो ये बताता है कि जहाँ लेखीवाल का खाता होता है वहाँ पर भी जांच की जा सकती है। सेकंड बताता है कि जहाँ 138 में यदि कोई अपराध बताया गया है जो दंडनीय है, 138 के अधीन जो दंडनीय अपराध बताया गया है उसके बारे में जांच विचारण करना है तो कहाँ किया जाएगा, तो ये बताता है कि जहाँ पर धारक का जो मेन ब्रांच है, मेन शाखा है बैंक की, वहाँ पर ऐसा, जिस स्थान पर जो धारक है उसका जो मेन ब्रांच है वहाँ पर ऐसी जांच की जाएगी। और बी बताता है कि जहाँ पर लेखीवाल का मेन ब्रांच है वहाँ पर ऐसी जो जांच है वो की जाएगी। अब स्पष्टीकरण ये बताता है कि यदि कोई चेक मिल जाता है और जो धारक है वो अन्य कहीं जगह जाता है और वहाँ पर उसका जो चेक है वो अनादरण हो जाता है, तो चेक अनादरण हो जाने की वजह से वो उसी जगह पर ऐसा जो चेक है वो जमा कर देगा और माना जाएगा कि उसने ऐसी मेन ब्रांच पर ही चेक को जमा कर दिया है। परंतु इसका मतलब ये नहीं होगा कि वह अपनी मेन ब्रांच से अन्यथा कहीं बाद लाने का अधिकारी हो जाता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।